निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों जाने पर दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों का आज जामे हक़ खुद इरादियत, एहतजाजी मुजाहरे, रैलियां, सेमिनार्स का इनेकाद। हक़ खुद इरादियत के सिवा कुछ कबूल नहीं। सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल न होना आलमी इदारे पर सवालिया निशान। अक़वाम मुत्तहिदा को 75 साल पहले किए अपने वादों का एहतराम करना होगा। हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून का बुनियादी उसूल है। इंतहाई काबिल अफसोस अमर है कि कश्मीरी अवाम 7 दहाइयों से अपने नाकाबिल तनसीख हक़ को इस्तेमाल नहीं कर सकी। आज वक्त है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी अपने वादों की तकमील के लिए बामानी इक़दामात उठाए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए उनकी मुनसिफाना जद्दोजहद में उनकी मुकम्मल अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अपने पुख्ता अज़्म का इआदा करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जम्मू कश्मीर के अवाम के यौम हक़ खुद इरादियत पर पैगाम। भारत गुज़श्ता 7 दिहाइयों से ज्यादा अरसे से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को जबर, तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बना रहा है। मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा अटूट है। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत दिलाने की जिम्मेदार है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद और हक़ खुद इरादियत के हुसूल में उनकी मुकम्मल सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का कश्मीरियों के यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर पैगाम। यौम हक़ खुद इरादियत आज़ाद कश्मीर में तक़रीबात का इनेकाद। मुज़फ़्फ़राबाद के बुरहान वानी चौक में मरकजी तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर समेत सियासी क़यादत की शिरकत। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के मरकजी कायदीन भी मौजूद। कोटली में एहतजाजी रैली। शुरका का हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का इआदा। माशी इस्तेहकाम के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की के लिए पुरअज़्म। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। SMEs की तरक्की के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम करें। पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना इंतहाई ज़रूरी है। ताजरों को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर-ए-आज़म का स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 57वीं सालगिरह। इसाले सवाब के लिए दुआया तक़रीब, कुरान खानी। सियासी और समाजी रहनुमाओं का खराज अक़ीदत। एटमी प्रोग्राम के मेहमान पहला मुतफ़क्का आइन दिया। मीरास कौम के लिए मशवरा। आपके मिशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। पंजाब में तरक्की और खुशहाली का नया दौर। 10 माह में 77 रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों का आगाज। अवामी फलाह के 50 मंसूबे मुकम्मल। अपनी छत अपना घर, मरियम की दस्तक, किसान कार्ड, स्मोक टावर की तनसीब, सुथरा पंजाब मुहिम, लाइव स्टॉक, तलबा के लिए प्रोग्राम्स, सेहत की मेयारी सहूलतों के मुतअद्दिद इक़दामात। कलील मुद्दत में रिकॉर्ड मंसूबे। मरियम नवाज के अवामी फलाह के अज़्म के अक्कास। SIFC के ताउन से खेलों की सनत के फ़रोग़ में अहम पेशरफ्त। खेलों की सनत को आलमी सतह पर पजीराई हासिल। CPEC के तहत पाक चीन तिजारती ताल्लुकात मज़बूत। पाकिस्तान के खेलों के सामान की चीन को बरामदात में 6.68% इजाफा। साल 2024 में $1 करोड़ 7 लाख की बरामदात रिकॉर्ड की गईं। चीन में खेलों के बड़े इवेंट्स की तैयारियों के लिए पाकिस्तान की मयारी मसनूआत पर एतमाद। बलूचिस्तान असेंबली के हल्का PB 45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जारी। आम इंतखाबात में इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक कामयाब हुए थे। उनकी कामयाबी को JUI के मीर उस्मान परकानी ने चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्के के 15 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद गजा पर इजरायली जहरियत का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों पर सहूनी फोर्सेस की बमबारी से 65 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी।
امریکی صدر جو بائیڈن کی عالمی مخالفت کے باوجود اسرائیل کو $8 ارب مالیت کے ہتھیاروں کی فروخت کی تجویز۔ معاہدے کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملے ناقابل قبول ہیں، بھرپور جواب دیا جائے گا: حزب اللہ۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارش اور چند مقامات پر برف باری۔ سردی کی شدت میں اضافہ، آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، مری اور گلیات میں بارش اور برف باری کا امکان۔ شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پٹھوار میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کا تیسرا روز، پاکستان اپنی پہلی اننگز 64 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ سے دوبارہ شروع کرے گا۔ میزبان ٹیم کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 551 رنز درکار۔ جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 615 رنز بنائے۔ ریان ریکلٹن کی ڈبل سنچری 249 رنز کی اننگز کھیلی۔ ٹمبا باؤما کے بعد کائل بیرے نے بھی سنچری بنانے میں کامیاب۔ محمد عباس اور سلمان علی آقا کی 3 وکٹیں۔ سڈنی ٹیسٹ میں بھارت کو 6 وکٹ سے شکست، بارڈر گواسکر ٹرافی 3-1 سے آسٹریلیا کے نام رہی۔ آسٹریلیا نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ فائنل میں آسٹریلوی ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی۔ برسبن انٹرنیشنل امریکہ کے رائلی اوپلکا اور جمہوریہ چیک کے جیری لہیکا نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ خواتین سنگلز کا فائنل بیلاروس کی آریانا سابلینکا اور روس کی پولینا قدرمیتووا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ آسٹریلیا میں یونائیٹڈ کپ ٹینس ٹورنامنٹ، امریکہ اور پولینڈ نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں امریکہ نے جمہوریہ چیک کو 3-0 سے شکست دی۔ پولینڈ نے قازقستان کو ہرا کر فائنل کا ٹکٹ حاصل کیا۔ اور سعودی عرب کے صحرا میں ڈاکار موٹر ریلی، افتتاحی مرحلہ امریکہ کے سیٹ کوئنٹارو کے نام رہا۔ جنوب مغربی شہر بیشا کے ارد 413 کلومیٹر کا فاصلہ 4 گھنٹے 35 منٹ اور 8 سیکنڈز میں طے کیا۔ بائیک پر آسٹریلیا کے ڈینیل سینڈرز کی برتری۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں ہما ملک۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائیں گے کہ وہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ناقابل تنسیق حق کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 5 جنوری 1949 کو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی استصواب رائے کے تحت کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا حق کی حمایت کی گئی تھی۔ ہر سال اس دن کو منانے کا مقصد عالمی برادری کو یہ یاد دلانا ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کشمیریوں کی بھارت کی ناانصافیوں کے خلاف خود کو منظم کرنے کی کوششوں کو بھارت وحشیانہ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے دبا رہا ہے۔ ہندوستانی فورسز نے ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ، آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ اور پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے مختلف قوانین کو رائج کر رکھا ہے تاکہ کسی بھی فرد کو غیر معینہ مدت کے لیے گرفتار کیا جا سکے اور بغیر کسی قانونی طریقہ کار کے قتل کیا جا سکے۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق بشمول جان، مال، صحت، اظہار رائے کی آزادی اور اسمبلی کے حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے مسلسل غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے ذریعے مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں خوف اور افراتفری کا ماحول پیدا کر رکھا ہے۔ حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایک بنیادی حق ہے جس کی نفی اس عالمی اعلامیے اور اس کے معاہدوں کی نفی ہے۔ عالمی برادری کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیری عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے۔ بھارتی اقدامات کو عالمی برادری، اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے بڑے پیمانے پر مسترد کیا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات اور سپریم کورٹ آف انڈیا کا حالیہ فیصلہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے تحت اس متنازع علاقے کو نوآبادیات بنانے کی کوشش ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے حصول تک مقبوضہ کشمیر کے عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ نے حال ہی میں عوام کے حق خود ارادیت کے عالمی احساس پر پاکستان کے زیر اہتمام ایک قرارداد منظور کی ہے جس کی بڑی تعداد میں ممالک نے حمایت کی ہے۔ اقوام متحدہ کا فرض ہے کہ وہ کشمیری عوام سے کیے گئے اپنے وعدوں کی تکمیل کو یقینی بنائے اور کشمیری عوام کو آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا موقع دے۔
صدر آصف علی زرداری نے کشمیریوں کے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری اقوام متحدہ کے کمیشن برائے بھارت اور پاکستان کی جانب سے منظور کردہ قرارداد کی آج 76ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ قرارداد میں تنازع جموں و کشمیر کو اقوام متحدہ کی زیر نگرانی جمہوری انداز سے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت نے گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کو ان کے ناقابل تنسیق حق سے محروم رکھا ہوا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق بہادر کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد اور حق خود ارادت کے حصول میں ان کی مکمل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ سن 1949 میں آج ہی کے دن اقوام متحدہ کے کمیشن برائے بھارت اور پاکستان نے ایک تاریخی قرارداد منظور کی تھی جس میں جموں و کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے کی ضمانت دی گئی تھی تاکہ کشمیری عوام کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کشمیریوں کے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہر سال ایک قرارداد منظور کرتی ہے جو لوگوں کو اپنی تقدیر خود طے کرنے کے قانونی حق کی وکالت کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ امر انتہائی قابل افسوس ہے کہ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے زیادہ اس ناقابل تنسیق حق کو استعمال نہیں کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور آزادی کی جائز جدوجہد کو کچلتے ہوئے کشمیری عوام کو بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا کشمیریوں سے استصواب رائے کا وعدہ آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ یوم حق خود ارادت کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی جدوجہد تکمیل پاکستان کے لیے ہے۔ کشمیری شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ حق خود ارادت کے ذریعے کشمیری اپنی منزل ضرور حاصل کریں گے۔ چودھری انوار الحق نے کہا کہ مملکت خداداد پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ بھارت کے جبر کے ہتھ کنڈے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آج یوم حق خود ارادت پر بھرپور طریقے سے منا کر بھارت کے ساتھ عالمی برادری پر بھی واضح کر دیں کہ کشمیری اپنے حق خود ارادت پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مسرت عالم بٹ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے 5 جنوری 1949 کو منظور کی گئی قرارداد پر اب تک عمل درآمد نہ ہونا عالمی ادارے کے وجود پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سری نگر سمیت مقبوضہ جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع میں پوسٹر استسمہ کیے گئے ہیں جن کے ذریعے اقوام متحدہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم رکھنے کا نوٹس دے۔ پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت بین الاقوامی برادری کو علاقے کی اصل صورتحال کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ دیگر اہم خبروں میں آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں استصواب رائے کا حق دلوائے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ کشمیری 7 دہائیوں سے بھارتی مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے اور کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی بقائے پاکستان کی جدوجہد ہے۔ مظفر آباد میں یوم حق خود ارادت کے سلسلے میں مختلف تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ پاسبان حریت جموں و کشمیر کے زیر اہتمام رات گئے مشعل بردار ریلی نکالی گئی جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے مشعلیں اٹھا کر مرکزی شاہراہ پر مارچ کیا اور حق خود ارادیت کی حمایت اور بھارتی فوجی قبضے کے خلاف نعرے بازی کی۔ ریلی کی قیادت چیئرمین پاسبان حریت عزیز احمد غزالی، کل جماعتی حریت کانفرنس کے سیکرٹری جنرل پرویز احمد شاہ نے کی۔ اس موقع پر خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کا تسلیم شدہ حق خود ارادیت دلوائے جس کا وعدہ جنوری 1949 کو قرارداد پاس کر کے کیا گیا تھا۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں بھی یوم حق خود ارادیت کے موقع پر احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے بھارتی مظالم کے خلاف اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔
मुकर्रिरीन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से एक इज्तिमाई सजा दी जा रही है। आलमी बरादरी की कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम से किए गए वादों को पूरा करे। नाज़रीन, दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादत के तौर पर मना रहे हैं। इस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर में भी तक़रीबात का आगाज़ हो गया है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में जारी मरकज़ी तकरीब में मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। जी, आगाह कीजिएगा। जी, कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादत मना रहे हैं। उस करारदाद की याद में जो 5 जनवरी 1949 को पेश की गई, जिसमें कश्मीरियों से ये वादा किया गया था कि कश्मीरियों को उनका पैदाइशी हक़ खुद इरादत दिया जाएगा। इसी सिलसिले में जो दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मरकज़ी तकरीब जो है वो जारी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो मरकज़ी क़यादत है उनसे बातचीत करते हैं और दिन के हवाले से जो है वो उनसे जानते हैं। भारत का जम्मू कश्मीर पे जबरी कब्जा है, जहां पर लाखों की तादाद में लोगों को शहीद किया गया है। 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वहां फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, वहां इज़हार आज़ादी राय को छीन लिया गया है, वहां हमारे जो मजहबी हुकूक के वो सलब कर लिए गए हैं, वहां पर लाकानूनियत है, जंगल का राज है और जम्मू कश्मीर के अवाम इस वक्त महसूर हैं। और जहां गैर रियासी लोगों को लाकर वहां बसाया जा रहा है और मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुकम्मल डेमोग्राफी को तब्दील करके इस रीजन में तनाव पैदा किया गया है। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़िया इलाका है, लिहाजा हिंदुस्तान को तस्लीम करना चाहिए कि इसकी अहमियत को वो खत्म नहीं कर सकता है। अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी इस करारदाद को अमलाए और रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम को रायशुमारी का वो हक दे, ताकि वो खुद फैसला करें कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। बहुत शुक्रिया आदिल अहमद, हमें आगाह कर रहे थे। दहशतगर्द तंजीम BLA का तुर्बत में मासूम शहरियों पर हमला। कलअदम BLA ने तुर्बत में एक मुसाफिर बस पर हमला किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जानलेवा हमले में 4 मासूम शहरी जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इस हमले से यह साबित होता है कि दहशतगर्द तंजीम BLA अपने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाती है। एक जानिब BLA खुद को बलोच अवाम के हकूक़ का अलमबरदार करार देती है, तो दूसरी जानिब उन्हीं मासूम बलोचों की जान की भी दुश्मन है। यह हमला भी BLA की मुनाफिकत का खुला सबूत है। उनकी तरबियत ही मासूम लोगों की जान लेना है। BLA की बलोच अवाम के खिलाफ नफरत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने 1 साल में 100 से ज़ायद मासूम बलोच शहरियों को शहीद किया। गुज़श्ता साल 9 नवंबर को भी एक खुदकुश हमले में BLA ने 10 से ज़ायद मासूम बलोच शहरियों की जान ली। BLA अवाम दुश्मनी का सबूत देते हुए अपने ही लोगों के खिलाफ बैरूनी क़ुव्वतों के एजेंडे पर अमल करते हुए उनकी ज़िंदगियों से खेल रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने तुर्बत में रिमोट कंट्रोल बम धमाके की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ममलकत ने बम धमाके में शहीद होने वाले अफराद के लिए दराजात की बुलंदी की दुआ की, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और ज़ख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं और दहशतगर्दी को पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। यह अनासर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। सदर ममलकत ने कहा कि दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। और लोअर कुरम में अमन मुआहदा सबूताज करने की साजिश। ज़िला कुरम के इलाके बगन में इमदादी अशिया लेकर जाने वाले सरकारी काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। तफसील बताएंगे अनीस अवान। जिला कुरम में 3 माह की बंदिश के बाद हालिया अमन मुआहदे के तहत 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला अशियाए खुर्दनोश, खेमे, कंबल और अद्वियात लेकर पाड़ा चनार जा रहा था। बिगन के मकाम पर शरपसंदों की जानिब से काफिले पर शदीद फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 6 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को तहसील अस्पताल अलीजई में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि कुरम में सरकारी काफिले पर फायरिंग अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। अमन अमान में खलल डालने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शरपसंदों ने फायरिंग करके अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की गुनावनी हरकत की। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये वाक़या इलाके में अमन की बहाली की कोशिशों को रोकने की साजिश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की।
قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شرپسندوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی حکومت کے اعلیٰ حکام کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں چیف سیکرٹری، انسپکٹر جنرل پولیس اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں بگن واقعے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ڈپٹی کمشنر کرم اور سیکورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کا سخت نوٹس لیا گیا۔ اجلاس میں امن معاہدے کے بعد علاقے کے لوگوں کو معاہدے کی خلاف ورزی کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ فائرنگ واقعے میں ملوث افراد کو قانون کے حوالے، جبکہ تمام ملوث افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج کر کے انہیں فوری گرفتار کیا جائے گا۔ دہشت گردوں کی سروں کی قیمت مقرر کر کے ان کا قلعہ کیا جائے اور کسی دہشت گرد سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور نہ ہی ان کے سہولت کاروں کو چھوڑا جائے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ویژن میکرو اکنامک استحکام کی راہ متعین کرنے کے بعد مائکرو اکنامک استحکام کے حصول پر توجہ مرکوز۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سے وابستہ افراد کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ لاہور میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے پاکستانی صنعتوں کو گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنانا انتہائی ضروری ہے۔ ایس ایم ایز کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر سمیڈا کے بورڈ کی تشکیل ہو چکی ہے۔ اس کا اجلاس باقاعدگی سے ہو رہا ہے۔ ملک میں ایس ایم ایز سیکٹر کی ترقی کے لیے بین الاقوامی معیار کے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کے حوالے سے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر ملک بھر میں موجود ایس ایم ایز کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ایس ایم ایز سیکٹر کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے چیف سیکرٹریز کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بینکس کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایس ایم ایز کو قرض کی فراہمی کے حوالے سے بینک فارمز کو مزید آسان اور سہل بنایا جائے۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا ہے کہ وفاقی وزارت زراعت و پیداوار نے ایس ایم ایز سیکٹر کی ترقی کے حوالے سے صوبائی حکومتوں سے رابطے مزید بہتر بنائے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں نے اس حوالے سے جامع لاہ عمل تیار کر لیا ہے، جبکہ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی حکومتیں جامع حکمت عملی پر کام کر رہی ہیں۔ پاکستان کو ترقی یافتہ اور معاشی طور پر مستحکم ملک بنانے کا منصوبہ اڑان پاکستان پائیدار ترقی کے لیے حکومت کا جامع ویژن ہے۔ اسی حوالے سے دیکھیں گے نمرہ سہیل کی خصوصی رپورٹ۔ اڑان پاکستان ایک ایسا انقلابی اقتصادی پلان ہے جو 5 ایز فریم ورک کے تحت پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور مستحکم بنانے کی حکمت عملی فراہم کرتا ہے۔ پروگرام کا مقصد پاکستان کو عالمی معیشت میں مسابقتی بنانا ہے۔ پروگرام کے تحت 2035 تک پاکستان کی معیشت کو $1 کھرب اور 2047 تک $3 کھرب تک پہنچانا ہے۔ آئیے ان 5 ایز کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے برآمدات پر مبنی معیشت کو تشکیل دینا، دوسرا ملک میں ڈیجیٹل انقلاب لانا، تیسرا ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات سے نمٹنا، چوتھا توانائی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور پانچواں مساوات پر مبنی معاشرے کی تعمیر ہے۔ حکومت کی جانب سے اس پروگرام کے تحت جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں، ان میں سب سے پہلے برآمدات کو اگلے 5 سال میں $60 ارب سالانہ تک پہنچانا ہے۔ جی ڈی پی کی شرح نمو کو آئندہ 5 برس میں 6% تک لے جانے کے ساتھ آئندہ 5 برس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فری لانسنگ انڈسٹری کو $5 ارب تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اڑان پاکستان کے تحت ماحولیاتی تبدیلی کے شعبے میں آئندہ 5 برس میں گرین ہاؤس گیسز میں 50% تک کمی کا ہدف مقرر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ قابل کاشت زمین میں 20% سے زائد اضافہ اور پانی کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں 10 ملین ایکڑ فٹ تک کا اضافہ کرنا ہے۔ توانائی کے شعبے میں قابل تجدید توانائی کا حصہ 10% تک بڑھانا بھی منصوبے کا حصہ ہے۔ سماجی مساوات کے شعبے میں اڑان پاکستان کی دستاویز کے مطابق غربت کی شرح میں 13% تک کمی لانا پروگرام کے بڑے اہداف میں شامل ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام پاکستان کی معاشی تاریخ میں گیم چینجر ثابت ہوگا، جس کے تحت معاشی اہداف کا حصول اور اقتصادی ترقی ممکن ہو سکے گی۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور بلوچستان کے علاقے مشرقے میں موٹر وے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، بجلی کی فراہمی، تنگ ڈیم اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ ترقی کے سفر میں پاک فوج عوام کے لیے بہترین سہولیات مہیا کر رہی ہے۔ پاک فوج کی جانب سے امیڈ کیمپ کا دورہ کیا گیا اور بلوچستان کی ترقی میں کردار ادا کرنے والے مزدوروں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ پاک فوج نے ترقیاتی کاموں میں مصروف مزدوروں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد بھی کیا۔ ایس سی او کی جانب سے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول تاؤس میں فری لانسنگ ہب قائم کیا گیا۔
स्कूल के प्रिंसिपल शाहीन बेग ने पाक फौज के इस अहसन इक़दाम को सराहते हुए कहा कि फ्री लांसिंग हब से न सिर्फ स्कूल के बच्चों को फ़ायदा होगा बल्कि बाहर के लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। हब के ज़रिए नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े भी फराहम होंगे। यहाँ पे SCO और जो है आर्मी की तरफ से फ्री लॉन्चिंग मिनी हब के इफ्तिताह से और इसके इजरा से इंस्टॉल से यहाँ के न सिर्फ स्कूल के मसाइल हल हुए हैं बल्कि स्कूल के बाद भी हमारे सराउंडिंग से जो भी लोग फ्री लॉन्चिंग से फ़ायदा लेना चाहें तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। SCO के जो है हुकाम बाला और आर्मी के जो हम शुक्रगुजार हैं। कुछ खबरें शामिल करेंगे। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद गज़ा पर इजरायली जहरियत का सिलसिला जारी है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 65 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। शुमाली गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस पर इसराइल के ताज़ा हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद जबकि कई ज़ख्मी हुए। मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयों के दौरान इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। घर घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान नाबलुस में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 4 जबकि बैतुल लहम में 1 ज़ख्मी हुआ। ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA ने खबरदार किया है कि इसराइली पाबंदी के फैसले से इसकी कार्रवाइयाँ मफलूज हो सकती हैं। UNRWA की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इदारे पर मुमकिन पाबंदी का वक्त करीब आ रहा है जिससे लाखों फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों को खिदमात फ़राहम करने का अमल मुअत्तल हो सकता है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा इदारे को तब्दील करने का इरादा नहीं रखता। इसराइल पाबंदी लगाने के अपने फैसले को वापस लेना चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि एटमी मामले पर तामीरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चीन के सरकारी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मकसद एक ऐसे समझौते तक पहुंचना है जिसके ज़रिए ईरान पर आयद पाबंदियों का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि यूरोपीय ममालिक के साथ बातचीत का एक दौर मुकम्मल हो चुका है और दूसरा दौर जल्द होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान शाम में मुस्तकिल क़याम अमन और तमाम फ़रीक़ों पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की तश्कील चाहता है। कौमी खबरें शामिल करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में एक बेमिसाल शख्सियत और जमहूरियत की बका के लिए जदोजहद करने वाले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसे लीडर जिसका नाम मुल्क की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा गया है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 97वीं सालगिरह के मौके पर देखते हैं कराची से ज़मीर अब्बास की रिपोर्ट। किसी ने सोचा न था कि 5 जनवरी 1928 को सिंध के शहर लाड़काना के एक छोटे से गांव रतोदेरो में शाहनवाज भुट्टो के घर आंख खोलने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुस्तकबिल में आलमी लीडर की हैसियत से जाने जाएंगे। अमेरिका और बरतानिया में आला तालीम के हसूल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान आकर सियासत में कदम रखा। वो पाकिस्तान के 8वें वज़ीर ख़ारजा बने और अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकारीर के लिए बहुत मकबूल हुए। (14th or 15th of December 1971). I will not be a party to it. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? उन्नीस 1967 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद डाली। पुरवकार और पुरकशिश शख्सियत के मालिक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने मंशूर रोटी कपड़ा और मकान के नारे से अवामी सियासत में कदम रखा, जहां उन्होंने अपनी वलवला अंगेज क़यादत और शोला बयान तकारीर से अवाम के दिल छू लिए। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। इनके नारे महज नारे नहीं बल्कि मुल्क और कौम के लिए कुछ कर गुजरने का अज़्म और फिक्र इन्हें कई कामयाबियों की मंजिलों तक ले गई। 1971 से 1973 तक वो मुल्क के चौथे सदर की हैसियत से फराइज अंजाम देते रहे और फिर आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद 1973 से 1977 तक वज़ारत उज़्मा की मनसब पर फाइज रहे। अपने दौरे इक़्तिदार में उन्होंने मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए कई काम किए। 1973 का मुत्तफ़िका आइन, पाक चीन दोस्ती की बुनियाद, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को शुरू करने और फिर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में कामयाब इनेकाद इनके कारनामे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए अवाम को उनके वोट की ताकत समझाई, जिसकी वजह से इन्हें कायदे अवाम भी कहा जाता है। 1977 में इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और उन्हें कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें 4 अप्रैल 1979 में रावलपिंडी में फांसी दी गई। इस तरह पाकिस्तान और पूरी दुनिया एक अजीम सियासतदान से महरूम हो गई, लेकिन अपनी मुतासिर कुन शख्सियत के बायस वो आज भी लोगों में मकबूल हैं। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्क को मुतफ़क्का आइन, एटमी प्रोग्राम, अवाम को सियासी शऊर और आलमी सतह पर
खुद को मुतब्बर रहनुमा मनवाने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज यौम पैदाइश है। उनकी सियासत, जहानत, खिताबत और फरासत ने जहाँ एक आलम को अपना असीर किया, वहीं असीरी में मर्तबा शहादत पर फायज होने वाले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हर फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक अदा और कौमी वकार को उजागर किया। मज़ीद तफसील जानिए सोहेल जमाली की रिपोर्ट में। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर चमकने वाला वो महर आलमताब है जिसकी ज़ौफ़शानियों से काफ़िला जमहूरियत को मंजिल, महरूम तबक़ात को उम्मीद की किरण और आलम इस्लाम के इत्तेहाद को वलवला ताज़ा मिला। 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बम्बई, कैलिफोर्निया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। कराची में वकालत और तदरीस के पेशे से वाबस्ता हुए। वो 1958 में अयूब खान की काबीना में शमूलियत के बाद 1963 में वजीर खारजा के मनसब पर फाइज हुए और पाकिस्तान आलमी ताल्लुकात के एक नए दौर में दाखिल हुआ। 1965 की पाक भारत जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में रखने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान ताशकंद पर सदर अयूब खान के दस्तखत के बाद एहतिजाजन हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की और अगले बरस 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। उनकी करिश्माती शख्सियत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुल्क की मकबूल तरीन जमात बनाया और 1970 के पहले आम इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से अक्सरियत हासिल की। 1972 में वो सदर मुमलिकत के मनसब पर फाइज हुए और बाद में मुंतखब वजीर आज़म का हल्फ उठाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेदार मग़ज़ क़यादत में 1974 में दूसरी इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। ये कॉन्फ्रेंस इस्लामी ममालिक के लिए इत्तेहाद और रोशनी का मीनार साबित हुई। 1977 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्कगीर कामयाबी हासिल की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो पहले सियासतदान थे जिन्होंने वज़ारत उज़्मा का मनसब दूसरी बार संभाला। वो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के मेमार थे। उनकी सियासी क़यादत में जहाँ मुल्क को पहला मुत्तफ़िक़ा आइन मिला, वहीं कादियानी गैर मुस्लिम करार पाए। शनाख्ती कार्ड का इजरा, मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को रोजगार की फराहमी, सनतों को कौमियाना, मसला कश्मीर को उजागर करना, शिमला मुआहिदा, चीन से करीबी ताल्लुकात और अवाम को सियासी शऊर देना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रोशन कारनामे हैं। 5 जुलाई 1977 को उनकी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और 4 अप्रैल 1979 को एक मुतनाज़ मुकदमे में उनको फांसी दी गई। पाकिस्तानी सियासत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के असरात हमेशा महसूस किए जाते रहेंगे। सोहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के मौके पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बेमिसाल जहानत, हौसले और करिश्माती शख्सियत के हामिल सियासतदान थे। उनकी मीरास कौम के लिए मशल-ए-राह है। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को 1973 का पहला मुतफ़िक़ा आइन दिया और विफाकी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मेमार थे जो हमारी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी हैसियत के हामिल है। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी सालगिरह के मौके पर शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने एक पैगाम में कहा कि वो एक दूर अंदेश रहनुमा थे जिनकी मिरास आज भी पाकिस्तान को एक मजबूत और मसावी मुआशरे की तामीर की राह दिखा रही है। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जदीद पाकिस्तान के मेमार और एक मुदब्बर रहनुमा थे। बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्त PB 45 कोयटा 8 के 15 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग आज हो रही है। रजिस्टर्ड वोटों की तादाद कितनी है? इस हल्के में कांटेदार मुकाबला किन उम्मीदवारों के माबैन है? ये मजीद तफसीलात जानेंगे कोयटा में मौजूद अपने नुमाइंदे अजीज मरी से। अजीज मरी, आगाह कीजिएगा, वोटर्स की तादाद कितनी है और कौन कौन से उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असेंबली के हल्का PB 45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशन पर जो है रीपोलिंग जो है आज हो रही है और पोलिंग का जो अमल है वो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक है। 15 हलकों में जो रजिस्टर जो वोट हैं उनकी जो तादाद है वो 16,855 के करीब है। असल मुकाबला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजी अली जतक और जमीयत उलमा इस्लाम के मीर उस्मान फिरकानी के दरमियान जो है मुतवक्की है, जबकि पश्चिमखा अवामी नेशनल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नसरुल्लाह ज़ीरे वो भी जो है मैदान में हैं। वाज़ेह है कि जमीयत उलमा इस्लाम के मीर उस्मान फिरकानी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है इसको हाजी मीर अली जतक की जो कामयाबी को जो है चैलेंज किया था, जिसकी वजह से जो है
आज रीपोलिंग हो रही है और अब देखना ये कि हाजी अली जितन जो है अपनी जो है पॉलिसी बचाने में कामयाब होंगे या नहीं। जी सफ़ी साहब, हुर्रियत की आदत, आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मौक़र मेरी बहनें, मेरे भाइयों और नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने 76 साल कबल के इस मौक़िफ़ पर जो 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की सूरत में बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने आया, इस मौक़िफ़ पर डट के खड़े रहना है। लेकिन मैं एक जुमला इसमें और इजाफा करना चाहता हूँ कि हम डट कर खड़े रहे, हमारी कई नस्लें इस दुनिया से चली गईं। अब डट कर खड़े रहने का वक्त नहीं है, अब डट कर चलने का वक्त है। तामीर और तरक्की, मुझे आप सारे दोस्त बताएं, आजादी का नेमुल बदल हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। आजादी का नेमुल बदल तो जिंदगी भी नहीं हो सकती। ये वो हक है जो आपकी किताबे हदायत ने तस्लीम किया, जो बैनुल अक़वामी कवानीन ने तस्लीम किया, लेकिन ये हक लेना कैसे है? इसके लिए हमें तफरके से, पोलराइजेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी डेढ़ इंच की मसाजिद को खत्म करना पड़ेगा। यह सियासी दुकानदारी हमें सिर्फ तबाही की जानिब ले जाएगी। और दुश्मन ये चाहता है कि वो हमें इतने ग्रोहों में, इतनी ज्यादा हमारे अंदर तकसीम ले आए कि हम जिस मकसद के लिए ये बेस कैंप कायम हुआ था, वो मकसद ही भूल जाएं। तो अगर मकसदियत को जिंदा रखना है, ये गुफ्तगू हमारे आबाओ अजदाद भी करते आए, हम भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात दो टोक अंदाज में मैं पूरी दुनिया के सामने रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं, तकसीम कश्मीर का कोई फलसफा किसी कश्मीरी को काबिल कबूल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी जुज की बुनियाद पर नहीं, कुल की बुनियाद पर अपना हक़ खुद इरादियत का हक लेके तहरीक तकमील पाकिस्तान की मंजिल हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक यौम हक़ खुद इरादत रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादत के लिए साबित कदम है और इंशाअल्लाह अपना हक़ खुद इरादत लेकर रहेंगे। नाज़रीन, खेलों की सनत के फ़रोग़ में अहम पेशरफ्त, SIFC की सहूलतकारी और हुकूमती काविशों की बदौलत खेलों की सनत को आलमी सतह पर पज़ीराई हासिल हुई है। CPEC के तहत न सिर्फ पाकिस्तान चीन तिजारती ताल्लुकात मजबूत हुए बल्कि स्पोर्ट्स गुड्स की बरामदात में भी इजाफा हुआ। पाकिस्तानी माहिरीन सनत की काविशों की बदौलत फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की मसनूआत आलमी सतह पर मकबूल हुई। चीन में खेलों के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मसनूआत की मांग में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब चीन की जदीद टेक्नोलॉजी और तिजारती नेटवर्क पाकिस्तान की स्पोर्ट्स गुड्स की सनत में इनकलाब का बायस बने। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मसनूआत की चीन को बरामदात में 6.68% इजाफा हुआ, जबकि साल 2024 में $10.7 मिलियन की बरामदात हुई हैं। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी फूड सेफ्टी टीम्स की अशिया खुरोनोश में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुज़श्ता बरस मंडी बहाउद्दीन में 21,000 से ज़ायद होटलों में खाने पीने की अशिया का मुआयना किया और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के खिलाफ खाने तैयार करने, नाक़िस सफाई सुथराई और दीगर मुतादिद बेज़ाब्तगियों पर जुर्माने आयद किए। इस दौरान मुतादिद होटलों को सरबमोहर जबकि जालसाजी का मकरूह धंधा करने वाले मालिकान के खिलाफ भी मुकदमात का इंदराज किया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। अशिया खुरोनोश में मिलावट करने वाले अनासर मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, उनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत ने कार्बन मार्केट्स में तिजारत के लिए पॉलिसी उसूलों की मंजूरी दे दी है। पॉलिसी के अहम निकात आपको बताएंगे कोयटा से वक़ार अहमद। बलूचिस्तान में भी कार्बन मार्केट के कयाम का बड़ा फैसला सामने आ गया। कार्बन मार्केट के हवाले से पॉलिसी गाइडलाइंस की बलूचिस्तान कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गाइडलाइंस की रोशनी में कार्बन मार्केट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर ट्रेडिंग इन कार्बन मार्केट्स की भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वफाकी सतह पर जो कार्बन के मार्केट के वर्किंग ग्रुप बनेंगे, जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी,
और बाहमी मशावरत से जो कार्बन ट्रेड की पॉलिसी है वो बनाई जाएगी। सिंध की हुकूमत कार्बन ट्रेड पर पहले ही काम कर रही है और बलूचिस्तान हुकूमत अब उस पर काम का आगाज करने जा रही है। कार्बन मार्केट एक ऐसा तिजारती निज़ाम जो कंपनीज या मुल्कों को कार्बन डाइऑक्साइड की मखसूस मिकदार को खारिज करने की इजाज़त देता है। कार्बन मार्केट एक ऐसी जगह जहां कार्बन के अखराज के हुकूक खरीदे या फरोख्त किए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम किसी दुकान से कोई चीज़ कीमत अदा करके खरीदते हैं। बस कार्बन मार्केट में पैसे के बजाय कार्बन क्रेडिट्स खरीदे या फरोख्त किए जाते हैं। कार्बन क्रेडिट एक ऐसा सर्टिफिकेट जो ये जाहिर करता है कि सर्टिफिकेट होल्डर ने फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज कम किया है। अगर कोई कंपनी अपने इजाजतनामे से कम इखराज करती है तो वो अपना इजाफी अलाउंस किसी दूसरी कंपनी को फरोख्त भी कर सकती है। कार्बन मार्केट का मकसद सनतकारों की हौसला अफजाई करना है कि वो अपने कार्बन के अखराज को कम करें ताकि मौसमियाती तब्दीली से निपटने में मदद मिल सके। कार्बन मार्केट के कयाम से बलूचिस्तान को भी माहौलियाती बेहतरी की कोशिशों में शामिल होने का मौका मिलेगा। कार्बन मार्केट से ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने में मदद मिलेगी। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला लोधरा को भी गंदगी से पाक करने और साफ सुथरा बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। पंजाब भर से गंदगी के साथ तमाम शहरों और देहातों को गंदगी से पाक करके साफ सुथरा बनाने के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरा प्रोग्राम के तहत ज़िला लोधरा में भी सफाई सुथराई शुरू हो गई है। पंजाब हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई और निकासी आपकी सहूलत देही इलाकों तक पहुँचाना इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है। ज़िला भर को साफ सुथरा बनाने के लिए सफाई ऑपरेशन में 550 सैनिटरी वर्करों के साथ 110 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं जो शहर और उसके मुख्तलिफ इलाकों से गंदगी उठाकर डंपिंग साइट पर ले जाएंगे। अर्बन एरियाज़ में तो हम डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे। रूरल एरियाज़ में पहली दफ़ा पंजाब की तारीख में ऑल्टरनेट डेज़ पे हम लोग सफाई करेंगे। टीम्स हमारी सबके पास यूनिफॉर्म आ चुके हैं, मोबिलाइज्ड है, ऑन ग्राउंड है। DC ऑफिस में, AC ऑफिस में इसका सारा जो एक सुपरवाइजरी मैकेनिज़्म है वो इन प्लेस हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको पूरी अपनी मेहनत से, ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करेंगे और सक्सेसफुल बनाएंगे। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम होने वाले इस सफाई मुहिम में ज़िले इंतज़ामिया को स्मार्ट प्लान के तहत सफाई के ऑपरेशन पर 100% अमल दरामद किया जा रहा है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहर भर में घर घर जाकर और देहातों में एक दिन वक्फे से सफाई ऑपरेशन किया जा रहा है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तकमील से आवाम को साफ सुथरा माहौल मैसर आएगा। इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए समाजी तावन निहायत ज़रूरी है, जिसके लिए आगाही मुहिम को मौसर बनाने की ज़रूरत है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। मौसमी तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकपतन के एक शहरी ने रेलवे लाइन के साथ 5 एकड़ पर अपनी मदद आप के रह एक छोटा सा जंगल लगा दिया। इस हवाले से आपको तफसील से भी आगाह करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली और मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ जाता है। एबटाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद भी जायकेदार फ्राई और ग्रिल मछली से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख करने लगी है। एबटाबाद से देखेंगे PTV न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। एबटाबाद की सर्द रातों में चटपटे और मुरगन खानों का अपना ही मजा है। ऐसे में ताकत से भरपूर मछली खाने को मिल जाए तो मजा दोबाला हो जाता है। शहर की मशहूर मछली की दुकान पर सिल्वर, माशेर और मुख्तलिफ इकसाम की मछली खाने के लिए शहरियों का तांता बना रहता है। एबटाबाद का मौसम जो है बहुत ठंडा है। यहाँ की मछली जो है फिश बहुत ही मशहूर है। जब भी यहाँ पर आप लोग टूर पे या घूमने आए तो यहाँ की मछली जरूर टेस्ट करनी है। मछली के साथ साथ बारबेक्यू और मटन और चिकन कढ़ाई के खाने का भी अपना ही मजा है, जो अपने जायके में लाजवाब हैं। ये हमारी जो कराची से फिश आती है वो रहू है और सिल्वर है, माशेर है, साइमन है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बेहतरीन लोरी टेस्ट में है। शहरियों के साथ साथ मुल्क भर से सियाह भी जायकेदार पकवान खाने एबटाबाद आते हैं। एबटाबाद के सर्द मौसम में लजीज मछली खाने का अपना ही मजा है, जो प्रोटीन से भरपूर है। मोहम्मद इशफाक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, एबटाबाद। और नाज़रीन, दुनिया की मौमर तरीन खातून टोमेको एतोका चल बसी। पहली और दूसरी जंग अजीम की चश्मदीद गवाह और दुनिया की मौमर तरीन खातून 116 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जापानी खातून को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अगस्त 2024 में दुनिया की मौमर तरीन खातून करार दिया था। टोमेको एतोका 23 मई 1908 को पैदा हुई थी।
برطانیہ میں شدید برفباری بارش سے بڑے پیمانے پر نقصان کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ برفباری اور بارش سے بڑے پیمانے پر نقصان کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ برطانوی محکمہ موسمیات کے مطابق لندن کی سڑکوں پر ٹریفک جام رہی، ریلوے اور فضائی سفر میں تاخیر یا منسوخی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ 30 سینٹی میٹر تک مزید برفباری متوقع ہے۔ دیہی علاقوں میں بجلی منقطع ہونے کا امکان ہے۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں صبح سے وقفے سے ہونے والی ہلکی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے زیادہ تر میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، مری اور گلیات میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پوٹھار میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارش اور چند مقامات پر برف باری ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود، جبکہ شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع اور بالائی سندھ میں درمیانی سے شدید دھند چھائی رہی۔ زیارت -11، کلات -9 اور کوئٹہ میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے تیسرے دن پاکستان پہلی اننگز 64 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ سے دوبارہ شروع کرے گا۔ میزبان ٹیم کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 551 رنز درکار ہیں۔ کھیل کے دوسرے روز جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلی اننگز میں 615 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پروٹیز نے 316 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ سے اننگز شروع کی تو ریان ریکلٹن نے ڈبل سنچری سکور کی۔ انہوں نے 259 رنز کی اننگز کھیلی جس میں 3 چھکے اور 29 چوکے شامل تھے۔ کیپ ٹاؤن کے میدان پر کسی بھی ساؤتھ افریقن پلیئر کا یہ سب سے بڑا سکور ہے۔ ٹمبا بوما کے بعد کائل ویرین نے بھی سنچری بنائی۔ مارکو جینسن نے 62 اور کشف مہاراج نے 40 رن سکور کیے۔ پاکستان کی جانب سے محمد عباس اور سلمان علی آغا نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ 2 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن 6 فرنچائزز نے PSL 10 میں برقرار رکھے جانے والے کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ 10 کا ڈرافٹ 11 جنوری کو ہوگا۔ ایونٹ 8 اپریل سے 19 مئی تک کھیلا جائے گا۔ اس مرتبہ 19 ممالک کے 510 کھلاڑیوں نے PSL کے ڈرافٹ کے لیے سائن کیا ہے۔ PSL کے قواعد کے مطابق ہر فرنچائز کو اپنے سابقہ اسکواڈ میں سے 8 کھلاڑیوں کو برقرار رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ 3 فرنچائزز اسلام آباد یونائٹڈ، لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 8 کھلاڑی برقرار رکھے ہیں۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 9 سال بعد سرفراز احمد کو ریلیز کر دیا۔ کراچی کنگز، ملتان سلطانز اور پشاور زلمی نے 7 کھلاڑیوں کو برقرار رکھا ہے۔ سڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر بارڈر گواسکر ٹرافی 3-1 سے اپنے نام کر لی۔ میزبان ٹیم نے بھارت کا 162 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ ڈیبیوٹنٹ بیو ویبسٹر نے 38 اور ٹریوس ہیڈ نے 34 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ اس جیت کے ساتھ ہی آسٹریلیا نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا ہے۔ بھارت نے پہلی اننگز میں 185 اور دوسری اننگز میں 157 رنز بنائے تھے۔ کینگروز نے پہلی اننگز میں 181 رنز بنائے تھے۔ میچ میں مجموعی طور پر 10 وکٹیں حاصل کرنے والے اسکاٹ بولینڈ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ سیریز میں 32 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے والے بھارت کے جسپریت بمراہ پلیئر آف دی سیریز قرار پائے۔ آسٹریلوی ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جنوبی افریقہ کے خلاف اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی۔
न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को पहले वनडे इंटरनेशनल में 9 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। वेलिंगटन में खेले गए मैच में श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करते हुए 43.4 ओवर्स में 178 रन बनाकर आउट हो गई। अविष्का फर्नांडो 56 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जानेत लियानागे ने 36 और वेनिंदो हैसारंगा ने 35 रन बनाए। कीवी टीम की जानिब से मैट हैंडी ने 4, जेकब डफी और नेथन स्मिथ ने 2-2 विकेटें हासिल की। मेजबान टीम ने 179 रन का हदफ 26.2 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। रचिन रविंद्रा 45 रन बनाकर आउट हुए। विल जंग 90, मार्क चैपमैन 29 रन के साथ नॉट आउट रहे। मैट हेनरी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। खेल की खबरें आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही बुलेटिन पहुंचा अपने अख्ताम को। हमें दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम की हमरा इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।